औपनिवेशिक नीतियों के आर्थिक प्रभाव क्या थे? उपनिवेशवाद के विशिष्ट चरण, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया और इसके स्वरूप और ढांचे का जो निर्धारण था वो भारत की अर्थव्यवस्थाओं वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले की सभी विदेशी विजयों से भिन्न थे। पहले के विजेताओं ने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया, वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक और आर्थिक जीवन का भाग बन गए। मगर इस मामले में ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वे भारत में सदैव विदेशी बने रहे। एक व्यापारिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर उसके द्वारा भारत के विशाल साम्राज्य का अधिग्रहण एक सुनिश्चित क्रम में संपन्न हुआ। एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विभिन्न चरणों में औपनिवेशिक हितों के अनुरूप नए स्वरूप में ढाला गया। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में बांटा। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857, वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1857 के बाद वर्ष 1600 से 1757 तक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में व्यापार के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। कंपनी भारत में माल या बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उनके बदले में कपड़े और मसाले आदि भारतीय माल विदेशों में ले जाकर बेचती थी। इसके मुनाफे का मुख्य स्रोत विदेशों में भारतीय माल का विक्रय था। स्वाभाविक था कि कंपनी ब्रिटेन और दूसरे देशों में भारतीय माल की खपत हेतु नए बाजार खोजती रहती थी। इस प्रकार उसने भारतीय मालों का निर्यात बढ़ाया तथा उनके उत्पादन को प्रोत्साहित किया। यही कारण था कि तत्कालीन भारतीय शासकों ने कंपनी के व्यापारिक कोठियों को प्रश्रय दिया। इस दौरान व्यापार संतुलन शेष विश्व की तुलना में भारत के पक्ष में इतना अधिक था कि ब्रिटेन में भारतीय माल पर उच्च आयात शुल्क भी लगाया गया। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813। 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी की साम्राज्यवादी मानसिकता स्पष्टतः परिलक्षित होने लगी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि के द्वारा कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त भू राजस्व का इस्तेमाल कर भारतीय माल को खरीदा गया, फिर उसे निर्यात किया गया। एकाधिपत्य तथा प्रत्यक्ष विनियोग का काल कहलाता था। इस व्यवस्था में कंपनी के 2 मुख्य लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। इसका अर्थ था कि अन्य अंग्रेजी, यूरोपीय व्यापारी और व्यापारिक कंपनियां भारतीय माल को खरीदने और बेचने में मुकाबला न कर सके और न ही भारतीय व्यापारी ऐसा कर सके। दूसरा मुख्य लक्ष्य राज्य सत्ता पर नियंत्रण के द्वारा सरकारी रास्तों पर प्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार करना था। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857 के बीच इंग्लैंड में हस्तक्षेप, मुक्त पूंजीवादी तथा बाजार की अवधारणाओं के उभरने और उनके परिलक्षित होने के कारण 1813 से 1833 के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को क्रमिक रूप से समाप्त किया गया। इसके कारण भारत ब्रिटेन व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन आया। अब तक भारत केवल एक निर्यातक करने वाला देश था, किंतु अब परिवर्तनों के पश्चात भारत मुख्य रूप से एक आयातकर्ता देश बन गया जा चुका था। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफा थी। भारतीय माल वस्तु पर अत्यधिक उच्च आयात शुल्क बना रहा। भारतीय निर्यात पर आरोपित प्रतिबंधों के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य मुक्त व्यापार अधिकांशतः ब्रिटेन के पक्ष में था। भारत ने मुख्यतः कच्चे माल का निर्यात किया और औद्योगिक तथा विनिर्मित वस्तु का आयात किया। वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1857 के बाद ब्रिटेन ने अपनी पूंजी को भारत में निवेश किया, जिसके फलस्वरूप रेलवे, टेलीग्राफ इत्यादि का भारत में विकास हुआ। हालांकि इन विकास के लिए ठेके ब्रिटिश पूंजीपति को ही दिए जाते थे। यहाँ तक कि सहायक उद्योग का भी भारत में विकास नहीं किया गया। सहायक सामग्री का अधिकांशतः आयात ही किया जाता था। भारत में किए गए निवेश से होने वाले लाभ को निवेशकों के पास वापस ब्रिटेन भेज दिया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन में भारत संबंधी नीतियों पर राजनीतिक धाराओं का प्रभाव। टोरी दल के सत्ता से हटने के बाद व्हिग दल ने लॉर्ड ग्रे नेतृत्व में सत्ता संभाली। इंग्लैंड में बेंथम वादी अर्थशास्त्र में जेरेमी बेंथम के उपयोगितावादी संबंधी विचार के समर्थक तथा मानवतावादी सुधारों के मुद्दे पर सक्रिय हो चुके थे। परिणाम स्वरूप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सोचा कि 1833 के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए उन्हें भारत में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने होंगे। लॉर्ड बेंटिक को यह सलाह दी गई थी कि वे भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को हटाने की दिशा में कार्य करें। भारत में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना था। इस उद्देश्य हेतु ब्रिटेन में पर्याप्त संख्या में समर्थक मिल गए। 1813 के चार्टर एक्ट ने ब्रिटेन की मिशनरियों को भारत में प्रवेश के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। ये ब्रिटेन में पूंजीवादी वर्ग के व्यापारिक हित ही थे, जिनके कारण उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए भारतीय क्षेत्र पर मजबूत पकड़ की पैरवी की। निःशुल्क व्यापार का समर्थन करने वाली लेसेस फेयर मुक्त व्यापार की नीति ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि व्यापार
एक मार्गी था, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा आयातित भारतीय माल पर उच्च सीमा शुल्क आरोपित किया गया था। डाक व्यवस्था। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था की स्थापना 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। वर्ष 1766 में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित इस डाक व्यवस्था का आगे विकास वॉरेन हेस्टिंग ने वर्ष 1774 में एक पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जीपीओ की स्थापना करके की आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव डलहौजी के काल में पड़ी थी। पोस्ट मास्टर जनरल के अधीन कलकत्ता जीपीओ की स्थापना की 1774 में। वॉरेन हेस्टिंग ने आधुनिक डाक व्यवस्था की नींव डलहौजी के काल में पड़ी थी। एक विशेषज्ञ आयोग की सिफारिश के आधार पर 1854 में एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया था, जिसके अधीन 3 प्रेसिडेंसियों के साय में स्थित डाकघरों की देखरेख के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया। संपूर्ण देश में दूरी से निरपेक्ष कहीं भी 2 पैसे की दर पर पत्र भेजा जा सकता था। संपूर्ण देश में दूरी से निरपेक्ष कहीं भी 2 पैसे की दर पर पत्र भेजा जा सकता था, और देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था 1854 में। इन सुधारों के कारण डाक विभाग, जो कि भारत में अब तक सरकार पर बोझ बना हुआ था, आय का एक स्रोत बन गया। इस प्रणाली के विस्तार और सुधार के फलस्वरूप भारत में सामाजिक, प्रशासनिक, वित्तीय और शिक्षा के क्षेत्रों में विकास हुआ। ये सब डलहौजी की सृजनात्मक प्रतिभा का द्योतक है और भारत की आधारभूत उन्नति के लिए इसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। टेलीग्राफ। विद्युत टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। डलहौजी को भारत में विद्युत तार का जनक कहा जाता है। 1852 में औषधनेसी को विद्युत तार विभाग का अधीक्षक नियुक्त किया। यद्यपि इस व्यवस्था की स्थापना एवं सुचारू संचालन में बाधाएं बहुत थी, फिर भी इनके अथक परिश्रम के कारण लगभग 4000 मील लंबी तार लाइनें संपूर्ण देश में बिछा दी गई। कलकत्ता से पेशावर, मुंबई, मद्रास तक देश के विभिन्न भागों को तो तार द्वारा जोड़ दिया गया। बर्मा में भी रंगून से मांडले तक ये लाइन बिछा दी गई। 1857-58 के विद्रोह के दिनों में इस विभाग ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। भारत में प्रेस का आरंभ पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था, जिसका नाम द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, किंतु गवर्नर जनरल तथा मुख्य न्यायाधीश के प्रति निष्पक्ष आलोचना के कारण 1872 में इसके मुद्रणालय को जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक व्यवस्थाएं देखो। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया तथा सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। समाचार पत्रों के अंत में मुद्रक का नाम और पता प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया। संपादक और संचालन के नाम पते की सूचना सरकार के सचिव को देनी भी अनिवार्य कर दी गई। किसी भी समाचार के प्रकाशन से पूर्व सचिव द्वारा जांच के आदेश के प्रावधान बनाए गए। रविवार को समाचार पत्र के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों को प्रकाशन के पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व पत्रेक्षण प्री सेंसरशिप के लिए भेजा अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग उदारवादी और प्रगतिशील रवैये के कारण इन नियमों में ढील दे दी गई। 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व प्रक्षेत्रण बंद कर दिया गया। लाइसेंसिंग विनियम 1823। प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने 1823 में नियमों को प्रेस पर थोप दिया, और इस नियम के अनुसार बिना लाइसेंस लिए प्रेस की स्थापना या उसका उपयोग दंडनीय अपराध माना गया। यह नियम मुख्यतः उन समाचार पत्रों के विरुद्ध आरोपित किए गए थे जो या तो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे, जिनके स्वामी भारतीय थे। इस नियम के कारण राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। प्रेस अधिनियम 1835। मैडकॉक अधिनियम। कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मैडकॉक ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया तथा 1823 के कुत्सित लाइसेंसिंग नियमों को रद्द कर दिया। इस कदम के कारण मैडकॉक को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी जाती है। 1835 के इस नए प्रेस अधिनियम के अनुसार प्रकाशक या मुद्रक को केवल प्रकाशन के स्थान की निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी। वह आसानी से अपना कार्य कर सकता था। ये कानून 1856 तक चलता रहा तथा इस अवधि से देश में समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857 के विद्रोह में उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 1857 के लाइसेंसिंग अधिनियम से लाइसेंस व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के मुद्रणालय रखना और उसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह किसी भी समाचार पत्र को किसी समय लाइसेंस दे सकती थी या उसके लाइसेंस को रद्द कर सकती थी। अधिनियम द्वारा सरकार को यह अधिकार भी दिया गया कि वह समाचार पत्र के साथ ही किसी पुस्तक, पत्रिका, जर्नल, अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगा सकती थी। यद्यपि यह एक आपातकालीन अधिनियम था, इस अवधि में केवल 1 वर्ष थी और इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878।
वर्नैकुलर प्रेस एक्ट तत्कालीन लोकप्रिय और महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया गया था। शब्दों में ये अधिनियम मात्र सोम प्रकाश पर लागू हो सका। लिट्टन के वर्नैकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा की थी अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गई। वो अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गई। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि के खिलाफ मुकदमे चलाए गए। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्न थे। जिला दंडानायक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थानीय सरकार की आज्ञा से किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र के प्रकाशन मुद्रक को बुलाकर बंधक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कह सकते थे। इस बंधक पत्र में यह प्रावधान था कि यह प्रकाशक या मुद्रक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेगा जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़केगा और सामग्री की प्रजा के विभिन्न जाति, धर्म और वर्ण के लोगों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़े। जिला दंडानायक आदि चाहे तो वह उस समाचार पत्र को जमानत देने पर भी बाध्य कर सकता था और आज्ञा के उल्लंघन पर जब्त कर सकता था। पुनः अपराध करने पर मुद्रणालय भी जब्त किया जा सकता था। दंडानायक का निर्णय अंतिम होगा तथा उसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई देशी भाषा का समाचार पत्र इस अधिनियम की कार्यवाही से बचना चाहे तो उसे अपने पत्र की एक प्रति प्रूफ कॉपी सरकारी प्रेक्षक को पहले से ही देनी होगी। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को मुंहबंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष ये था कि इसके द्वारा अंग्रेजी एवं देशी समाचार पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था। इसमें अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। 1883 में सुरेंद्र बैनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्होंने कारावास की सजा दी गई थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को 1883 में 1908 का समाचार पत्र अधिनियम समकालीन समाचार पत्रों ने लॉर्ड कर्जन की नीतियों के कारण सरकार की कड़ी आलोचना की। इन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने न्यूज़ पेपर पारित किया। इस लोगों को हिंसा अथवा हत्या के लिए उकसाने वाली आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की संपत्ति और मुद्रणालय को जब्त किया जा सकता था। समाचार पत्र पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के अधीन किसी मुद्रक अथवा प्रकाशक की दी गई अनुमति को स्थानीय सरकार रद्द कर सकती थी। समाचार पत्रों के मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रणालय को जब्त होने के लिए 15 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति थी। इस अधिनियम के अधीन सरकार ने 9 समाचार पत्रों पर मुकदमे चलाए और 7 मुद्रणालय को जब्त कर लिया। 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इस अधिनियम में लॉर्ड लिट्टन के 1878 अधिनियम में सभी घिनौने पक्षों को पुनर्जीवित कर दिया। इसके अनुसार स्थानीय सरकार किसी मुद्रणालय के स्वामी अथवा समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकर जमानत मांग सकती थी जो कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 2000 रुपये होगी। सरकार को जमानतें जब्त करने का और पंजीकरण रद्द करने का अधिकार था। सरकार को पुनः पंजीकरण के लिए कम से कम 1000 रुपये और अधिक से अधिक 10,000 रुपये की जमानत मांगने का अधिकार था। यदि समाचार पत्र पुनः आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करे तो नए पंजीकरण को भी रद्द करने और मुद्रणालय को और उस समाचार पत्र तो पुस्तक की सभी प्रतियों को जब्त करने का अधिकार था। पीड़ित पक्ष 2 मास के भीतर उच्च न्यायालय के अधीन विशेष न्यायाधिकरण में उस जब्ती की आज्ञा के विरुद्ध अपील कर सकता था। प्रत्येक प्रकाशक को समाचार पत्र की 2 प्रतियां बिना मूल्य सरकार को देनी पड़ती थी। मुख्य कस्टम अधिकारी को आपत्तिजनक आयातित सामग्री को भी जब्त करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के अधीन 991 मुद्रणालय और समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनमें 286 को कड़ी चेतावनी दी गई और 705 मामले में बड़ी जमानतें ली गई। इस अधिनियम के लागू होने के पहले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख रुपए की जमानत जब्त की गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत सुरक्षा नियम को लागू कर राजनैतिक आंदोलन और स्वतंत्र जन आलोचना पर रोक लगा दी गई। 1921 में सर तेज बहादुर स्प्रू की अध्यक्षता में समाचार पत्रों के कानून की समीक्षा करने के उद्देश्य से गठित समाचार पत्र समिति की सिफारिशों पर 1908 से 1910 के अधिनियम रद्द कर दिए गए। 1931 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में राजनीतिक आंदोलन में आई गति और महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के कारण सरकार ने 1930 में समाचार पत्रों पर नियंत्रण करने की भावना से एक नया समाचार पत्र अध्यादेश जारी कर दिया। इसके अनुसार 1910 के अधिनियम के सभी आदेश पुनः लागू कर दिए गए। 1931 में सरकार ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया जिसने प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्ति दे दी। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार सरकार को शब्द, संकेत और आकृति द्वारा किसी हत्या अथवा अन्य किसी संज्ञेय अपराध को करने की प्रेरणा देने पर अथवा ऐसे अपराध की प्रशंसा और अनुमोदन करने पर कारादंड देने की अनुमति थी।
इस अधिनियम का विस्तार करके क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1932 बना दिया गया। धारा 4 बहुत व्यापक बना दी गई और इसमें वे सभी गतिविधियां सम्मिलित कर दी गई जिनसे सरकार की प्रभुसत्ता को हानि पहुंचाई जा सकती थी। इसी प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में भारत सुरक्षा अधिनियम के अधीन पूर्व पत्रेक्षणा पुनः लागू कर दी गई और समाचार पत्र संकटकालीन अधिनियम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को संशोधित किया गया। एक समय में राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय पर समाचार प्रकाशित करना भी अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार द्वारा प्राप्त की हुई ये शक्तियां 1945 में समाप्त कर दी गई। समाचार पत्र जांच समिति प्रेस इंक्वायरी कमेटी 1947 के मार्च में भारत सरकार ने एक समाचार पत्र जांच समिति का गठन किया और उसे आदेश दिया कि वह संविधान सभा में स्पष्ट किए मौलिक अधिकारों के प्रकाश में समाचार पत्र के कानून की समीक्षा करे। इसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। 1931 के अधिनियम को रद्द करना, समाचार पत्र पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में संशोधन, भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 124A और 153A में परिवर्तन, 1931 के देशी राज्य अधिनियम और 1934 के देशी राज्य अधिनियम को रद्द करना इत्यादि। 1951 का समाचार पत्र अधिनियम। 1950 में नया संविधान लागू होने के बाद 1951 में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 19(2) में संशोधन किया, समाचार पत्र अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम के तहत नए कानून से सरकार को समाचार पत्रों, मुद्रणालयों से आपत्तिजनक विषय प्रकाशित करने पर जमानत मांगने और जब्त करने और अधिक जमानत मांगने का अधिकार दे दिया गया। सरकार कुछ प्रकाशकों को जब्त भी कर सकती थी। आपत्तिजनक सामग्री को डाक द्वारा भेजने से रोक कर उसे नष्ट करने और जब्त करने का अधिकार भी रखती थी। मुद्रणालय भी जब्त किए जा सकते थे। समाचार पत्रों के पीड़ित प्रकाशक मुद्रणालय के स्वामियों को पूरी तरह जूरी द्वारा न्याय मांगने का अधिकार दे दिया गया। यह अधिनियम 1956 तक लागू रहा। अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन तथा भारतीय कार्यकर्ता पत्रकार संघ ने इस अधिनियम का विरोध किया और सरकार से अनुरोध किया कि भारतीय समाचार पत्रों के कार्य की व्यापक जांच कराए। तत्पश्चात सरकार ने न्यायाधीश GS राजा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र आयोग नियुक्त किया, जिसमें अपनी रिपोर्ट अगस्त 1954 में प्रस्तुत की और इस आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थी कि अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद गठित की जाए, पन्ना मूल्य पद्धति प्राइस पेज सिस्टम अपनाई जाए, वर्ग परेला क्रॉसवर्ड पजल प्रतियोगिता बंद की जाए, विज्ञापनों के लिए कड़ी संहिता बनाई जाए। सरकार को ये प्रयत्न करना चाहिए कि समाचार पत्र के स्वामित्व का संकेंद्रण न हो। हाल के वर्षों में सरकार ने डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़ पेपर्स एक्ट 1954, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1956, द न्यूज़ पेपर्स एक्ट 1956 और 1960 का संसद कार्यवाही अधिनियम पारित किया। विभिन्न समाचार पत्र और अधिनियम। देखो, समाचार पत्र अधिनियम वर्ष और गवर्नर जनरल। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 लॉर्ड बेलेस्ली। अनुज्ञप्ति नियम 1823 जॉन एडम्स। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 लॉर्ड कैनिंग। पंजीकरण अधिनियम 1867 जॉन लॉरेंस। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिट्टन। समाचार पत्र अधिनियम 1908 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1931 लॉर्ड इरविन। आधुनिक आर्थिक अवसंरचना के विकास में रेलवे को ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख योगदान माना जाता है। यह स्पष्ट है कि रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा कंपनी को लाभ पहुंचाना था। 1853 में डलहौजी ने मुख्यतः सैन्य यातायात के लिए रेल निर्माण का निर्णय लिया। धीरे धीरे अन्य आवश्यकताएं भी उत्पन्न हुई, जैसे भारतीय बाजारों को ब्रिटिश आयात के लिए जोड़ना। इसके अंतर्गत पोर्ट शहरों को आंतरिक बाजारों और कच्चे माल वाले स्थानों से जोड़ा गया। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास 1843 ईस्वी में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स ने निजी कंपनी के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। देश में पहली रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 ईस्वी को किया गया। इसका प्रयोग रुड़की के निर्माण कार्य में माल की ढुलाई के लिए होता था। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित बम्बई से थाने के बीच 21 मील लगभग 33.6 किलोमीटर रेलवे रेलमार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। इस रेलगाड़ी के लिए 3 लोकोमोटिव इंजन साहिब, सिंध और सुल्तान का प्रयोग किया गया था। भारत में रेलवे के विकास के मुख्य प्रेरक तत्व क्या? निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। 5% निश्चित गारंटी के साथ ब्रिटिश पूंजी के निवेश को प्रोत्साहित किया गया और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर भारतीय राजस्व से भी पैसा दिया जा सकता था। कंपनी को 99 वर्ष की लीज पर मुफ्त जमीनें दी गई थी, जिसकी समाप्ति पर लाइन सरकार की हो जाती।
99 वर्ष के बाद ये लाइन सरकार का हो गया। मौर्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किए जाने वाले सर्वप्रथम सिंचाई कार्य 1817 के में प्रारंभ की गई। इसमें मुख्य रूप से पहले किए गए कार्यों का विस्तार था, इनका पुनः निर्माण शामिल था। ये परियोजनाएं दिल्ली के उत्तरी मैदानों और मद्रास प्रेसिडेंसी के नदी डेल्टाओं तक सीमित था। 1835-36 में सर आर्थर कॉटन ने सफलतापूर्वक कावेरी नदी डेल्टा में ग्रैंड एनीकट बांध को मजबूत किया। उनकी यह सफलता नदियों पर अधिक सिंचाई परियोजना के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। तुंगभद्रा नदी पर थोड़ा आगे उत्तर की दिशा में कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित कई कम ऊंचाई के बांधों की ऊंचाई ब्रिटिश प्रशासन द्वारा बढ़ा दी गई थी। पश्चिमी यमुना नहर की ब्रिटिश सेना के इंजीनियर के द्वारा मरम्मत की गई। इसे 1820 में फिर से खोला गया और दोआब नहर को 1830 में फिर से खोला गया और तटबंध को ऊपर उठाने के लिए अत्यधिक पुनर्निर्माण करना पड़ा। पंजाब क्षेत्र में सुदूर पश्चिम में 130 मील लंबी हसली नहर का विस्तार 1850 से 57 के दौरान अंग्रेजों द्वारा बारी दोआब नहर कार्य के दौरान किया गया। इस क्षेत्र में पहली बार पूर्णतः कोई नया कार्य 1842 से 54 के बीच संपन्न होने वाली गंगा नहर परियोजना थी। कर्नल जॉन रसेल कोल्चिन द्वारा पहली बार 1836 में परिकल्पित इस परियोजना को लेकर इसके वास्तुकार सर प्रोबी थॉमस कटले ने प्रारंभ में बहुत अधिक उत्साह नहीं दिखाया था। हालांकि 1837-38 के आगरा में पड़े अकाल के बाद बजट को लेकर सजग रहने वाले कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नहर का विचार अधिक आकर्षक लगने लगा, क्योंकि इस काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी को आगरा में अत्यधिक खर्च करना पड़ा था। बाद में उत्तर पश्चिमी प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जेम्स थॉमसन और भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के सहयोग रवैये के कारण इस नहर का निर्माण कार्य तेजी से होने लगा। 300 किलोमीटर की एक शाखा लाइन के साथ एक 350 मील लंबी नहर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। गंगा नहर को आधिकारिक रूप से 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा खोला गया। ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण यही है कि मानव इतिहास में संभवतः भारत एकमात्र उदाहरण है जहां एक व्यापारिक कंपनी ने सरकार की बागडोर संभाली तथा निरंतर एक व्यापारिक कंपनी के रूप में बनी रही। स्पष्ट रूप से कंपनी का पहला और अंतिम उद्देश्य लाभ कमाना ही रहा। शासन सत्ता सार्वजनिक कल्याण का साधन होने के बजाय लाभ को अधिकाधिक करने का साधन बन गई। इसलिए कंपनी की नीतियों का परिणाम जमींदारों की शक्तिहीनता, आम आदमी की दरिद्रता और स्थानीय कारीगरों की दुर्दशा के रूप में सामने आई। भारतीय गांवों पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन लागू होने से पहले भारतीय गांव समुदाय केंद्रित थे तथा प्रकृति में आत्मनिर्भर थे, किंतु ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था ने मौजूदा प्रणाली को उल्टा कर दिया। ग्राम पंचायतें अपने पारंपरिक न्यायिक और कार्यकारी कार्यों से वंचित हो गई। सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने और उसका अधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेज ने देश के कई हिस्से में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में सरकार की मांग तो स्थिर थी, किंतु जमींदारों के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला लगान परिवर्तनशील था। अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया। इससे किसान भूमि पर अपने पुश्तैनी अधिकारों के हाथ धो बैठे। सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था। जमींदार, जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए किसानों को बेगार करने हेतु विवश करते थे, बलपूर्वक कार्य करने हेतु। कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था। कृषक पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे साहूकारों से ऋण लेने हेतु बाध्य हो जाते थे। साहूकार, जो अधिकांशतः गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफी ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते थे और ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद अनाज को निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली साहूकारों के प्रशासन और न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका उपयोग वे अपने विरुद्ध होने वाले मुकदमों के लिए करते थे। इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार और साहूकारों का तिहरा बोझ होता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्याएं और भी बढ़ जाती थी। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गई। पुराने जमींदारों की तबाही और नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50% दूसरे हाथों में हस्तांतरित किया जा चुका था। ये नए हाथों में भूमि के जाने से जमींदारों के नए वर्ग का उदय हुआ, नए भू संबंधों का विकास हुआ। जमींदारों के इस नए वर्ग के पास सीमित शक्ति और अत्यल्प साधन थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण ये वर्ग अस्तित्व में आया। लगान व्यवस्था में बिचौलियों को बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया और किसानों का पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से उसकी कीमतों में वृद्धि हुई। किसानों की क्रय शक्ति से ये दूर होने लगी।
जमींदारों और किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमींदारों ने कृषि के विकास के लिए न किसी प्रकार का निवेश किया, न ही इस कार्य में कोई रुचि ली। इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था, इसलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया। कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी। कृषकों के पास ना ही कृषि के साधन थे और ना ही कृषि में निवेश करने के लिए धन था। जमींदारों का गांवों से कोई संबंध नहीं था। सरकार द्वारा कृषि तकनीकों एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने लगा। धन अत्यल्प था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा तथा इसकी उत्पादकता बहुत कम हो गई। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, ये था कृषि का वाणिज्यीकरण। इस समय तक कृषि कार्य जीविकोपार्जन हेतु किया जाता था, न कि व्यापारिक लाभ हेतु। अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव स्पष्ट होने लगा। अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसलों, फलों और सब्जी जैसे वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि ये फसलें अब खाद्यान्न की तुलना में अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगी थी। संभवतः बगान उद्योग यथा चाय, कॉफी, रबर, नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्षण पर पहुंच गया था। इन बगान उद्योगों का स्वामित्व लगभग यूरोपियों के हाथों में था तथा इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने और उद्देश्य से तैयार किए जाते थे। वाणिज्यीकरण और विश्लेषीकरण की इस प्रक्रिया को कई कारकों ने प्रोत्साहित किया। रीतियों और परंपराओं के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशों एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास, अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि। कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव क्या है? भारतीय कृषकों के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण एक विवशता थी। भूमि कर अत्यधिक होने से उसको अदा करने पर असमर्थ था। फलतः उसे साहूकार से ऋण लेना पड़ता था। इनकी ब्याज दरें अत्यधिक उच्च थी। ब्याज को चुकाने के लिए उसे अपने उत्पाद को काफी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था और अपने ही अनाज को साहूकार के यहाँ बेचकर दोबारा जरूरत पड़ने पर दोगुने मूल्य पर उसे खरीदना पड़ता था। कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा। 1860 के पश्चात कपास के मूल्य में जो वृद्धि हुई उससे बिचौलियों को काफी लाभ हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आई तो इसकी मार किसानों पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप गांवों में किसान ऋण के बोझ में दब गए, उनकी जमीनें नीलाम हो गई और उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा। परिणामतः दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन हुए और इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण से न तो कृषकों को कोई लाभ हुआ और न ही कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई। अकाल हो गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जीवन यापन का मुख्य साधन खेती ही था। यह मुख्यतः अनिश्चित वर्षा पर निर्भर था। 1757 से 1947 के बीच भारत में 9 बड़े अकाल पड़े। 1759 से 70 के अकाल में से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की 1/3 आबादी नष्ट हो गई। 1837-38 में जिसमें समस्त उत्तरी भारत अकाल ग्रस्त हुआ, 8 लाख व्यक्ति मरे। 1861 में पुनः उत्तरी भारत में अकाल पड़ा, जिसमें भारी संख्या में जान माल की क्षति हुई। 1866 में उड़ीसा में अकाल पड़ा, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। इसी तरह 1868-69 में राजपूताना, बुंदेलखंड में, 1873-74 में बंगाल, बिहार एवं 1876 में संपूर्ण भारत में अकाल पड़ा। अंग्रेजी शासनकाल में अकालों की बारंबारता एक महत्वपूर्ण समस्या थी। ब्रिटिश लेखक विलियम डिग्बी के आकलन के अनुसार 1854 से 1901 के बीच लगभग 3 करोड़ लोग अकाल के कारण मरे। जहां वर्षा का अभाव, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं अकाल का एक प्रमुख कारण रही, वहीं इसका सर्वाधिक गंभीर कारण औपनिवेशिक नीतियां थी। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते थे। औपनिवेशिक नीति से अधिक भू राजस्व वसूली पर बल दिया गया, जिसके फलस्वरूप किसान ऋणग्रस्त होते गए और उन्हें बार बार खाद्यान्नों के अभाव का सामना करना पड़ा। कृषि का वाणिज्यीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसमें किसानों ने नकदी फसलों को उपजाने पर अधिक बल दिया। इससे खाद्यान्नों का अभाव उत्पन्न हुआ तथा वाणिज्यीकरण का लाभ किसानों को न मिलकर महाजनों और बिचौलियों को मिला। भू राजस्व चुकाने और ऋण की अदायगी में विफलता के कारण किसानों की जमीनें महाजनों के हाथों में चली गई। इससे किसानों की आय घटी। इसका परिणाम ये हुआ कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों ठप हो गई। कृषि की अवनति के साथ साथ उद्योग आदि में भी विकल्पों की कमी थी। फलस्वरूप लोगों की आय में लगातार कमी होती चली गई। सरकार की प्रबंधन संबंधी विफलता भी अकाल का महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। इस प्रकार उपरोक्त कारणों ने प्राकृतिक आपदाओं से अधिक तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न किया, जिसके कारण भारत में बारंबार अकालों की पुनरावृत्ति हुई। ब्रिटिश सरकार ने अकालों के समाधान के लिए विभिन्न आयोग का गठन किया और क्रमिक रूप से अकाल नीति विकसित की। 1860-61 में कर्नल बेयर्ड स्मिथ समिति का गठन किया गया। 1866 में जॉर्ज कॉलवेल समिति बनाई गई। इसने रोजगार सृजन पर बल दिया तथा यह सिफारिश की कि राहत कार्य सरकार अपने हाथों में ले ले। 1880 में वायसराय लिट्टन के द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची आयोग बनाया गया और इस आयोग की सिफारिशों पर 1883 में अकाल संहिता बनी, जो 1886 में लागू हुई। इसके तहत एक अकाल कोष बनाया गया, जिसमें प्रति वर्ष सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया। 1896-97 में मैकडोनाल्ड आयोग बना, जिसमें नैतिक दृष्टिकोण से संयुक्त राजनीति अपनाने पर बल दिया गया।
1943 में बंगाल अकाल के बाद जॉन व्हाइट हेड आयोग बनाया गया और उसने भारतीय खाद्यान्न परिषद के गठन की सिफारिश की। इस प्रकार ब्रिटिश अकाल नीति धीमी गति से बहुत लंबे समय में विकसित हुई तथा समस्या का व्यापक समाधान करने में विफल हुई। फलतः भारत में अकालों के कई दुष्परिणाम सामने आए। इसका कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पशुओं की मृत्यु, जमीन पड़ती रहने से होने वाली क्षति और किसानों की जमा रकम नष्ट हो जाने से कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक था। अकाल के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ी। कृषि पर प्रभाव पड़ने से उद्योग धंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तीव्र हुई। भूखमरी, दरिद्रता और बेरोजगारी भारतीय समाज की एक बुनियादी सच्चाई बन गई। भारत में दस्तकारी और हस्तशिल्प पर प्रभाव क्या है? चरण 1। जब भारतीय हस्तशिल्प और दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पादों से श्रेष्ठता की स्थिति में था, वर्ष 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी, जो भारत में माल या बहुमूल्य धातुएं लाती थी और उनके बदले कपड़े और मसाले आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशों में बेचती थी। इस दौर में कंपनी के कारण भारतीय निर्यात को बढ़ावा, उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। चरण 2 जब था, वो कब था? भारतीय हस्तशिल्प और दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पाद के बराबर था और उन्हें टक्कर दे सकता था। भारत के साथ कंपनी के व्यापारिक संबंधों में 1757 के प्लासी युद्ध के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन आया। बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण का फायदा उठाते हुए कंपनी ने भारतीय व्यापार और उत्पादन का एकाधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने बंगाल के बुनकरों को अपना माल कम दामों और घाटे पर बेचने को विवश किया। इसके अतिरिक्त कई शिल्पकारों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और भारतीय कारखाने में उनके काम करने पर रोक लगा दी गई। कंपनी ने अपने भारतीय या विदेशी प्रतिद्वंदी व्यापारियों को बाहर कर दिया। कंपनी ने कच्चे कपास की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया तथा इसके लिए बंगाल के बुनकरों ने मनमाने दाम वसूले। इस प्रकार कपास खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही घाटे में रहे। ब्रिटेन में भारतीय वस्त्रों पर भारी आयात शुल्क भी देना पड़ा। इन सभी प्रयासों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अपने बढ़ते हुए मशीनी उद्योग को संरक्षण देने का कार्य किया, क्योंकि इसका माल अभी भी सस्ते और बेहतर भारतीय माल का मुकाबला नहीं कर सकते थे। चरण 3 जब भारतीय हस्तशिल्प और दस्तकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पाद की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया था। बाद की परिस्थितियां तेजी से बिगड़ी और भारतीय दस्तकारी उद्योग से अब विदेशी बाजार ही नहीं वरना भारतीय बाजार भी छिन गया। युद्ध और औपनिवेशिक शोषण से ब्रिटेन के पास पर्याप्त औद्योगिक पूंजी एकत्रित हो गई थी। यह पूंजी व्यापारियों और उद्योगपति वर्ग के पास थी, न कि जमींदारों के पास, जो उसे भोग विलास में खर्च करते। जनसंख्या की वृद्धि ने सस्ते श्रम की आवश्यकता पूरी की। ब्रिटेन में एक ऐसी सरकार थी जिस पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव था। अधिक उत्पादन की मांग प्रौद्योगिकी विकास के द्वारा पूरी की गई। सदियों पहले किए गए आविष्कार का अब भरपूर उपयोग होने लगा। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में एक ऐसे नवीन वर्ग का उदय हुआ जिसकी दिलचस्पी ईस्ट इंडिया कंपनी की भांति मुनाफा व्यापार न होकर तैयार माल के उत्पादन और कच्चे माल के आयात में थी, क्योंकि इस वर्ग का लाभ कारखाने के उत्पादन की देन थी। इस वर्ग के दबाव की ही देन थी कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में कटौती हुई। इसके पश्चात ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के साथ विकृत पूर्ण मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। इस नीति के अंतर्गत भारत के दरवाजे तो विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए, किंतु जो माल ब्रिटिश मालों से प्रतियोगिता कर सकते थे उन पर ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिया गया। यह उच्च आयात शुल्क तब तक जारी रहा जब तक कि उनका निर्यात लगभग बंद नहीं हो गया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। भारत हस्तशिल्पों के पारंपरिक ग्रामीण समुदाय के साथ संबंध प्रभावित होने लग गए, क्योंकि गांवों में भी मशीन से बनी वस्तुएं पहुंचने लगी। अकालों के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मर गए, जिनमें दस्तकार और शिल्प भी थे। पारंपरिक रूप से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग गिल्ड पद्धति के द्वारा नियंत्रित होता था। ब्रिटिश शासन के आगमन के पश्चात गिल्ड व्यवस्था टूट गई तथा शिल्पकारों के कार्य पर निगरानी और अनुशासन रखने का वाला कोई नहीं रहा। अनुभव और प्रशिक्षण का भी अभाव हो गया, जिससे अधम कोटि की वस्तुएं बनना बंद हो गई। ब्रिटिश शासन और भारत में शिक्षा प्रणाली। तो विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशाल विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। इसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था। देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वे व्यक्तिगत स्तर पर ही किए गए थे। इन प्रयासों में कुछ प्रमुख उदाहरण थे। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानूनों तथा उससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। 1791 में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदू विधि और दर्शन का अध्ययन करना था।
वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं और भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा भी दी गई थी, किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया। कलकत्ता मदरसा एवं संस्कृत कॉलेज में शिक्षा पद्धति का ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया कि कंपनी को ऐसे शिक्षित भारतीय और नियमित तौर पर उपलब्ध कराई जा सके जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों। कंपनी के कानूनी प्रशासन में उसकी मदद कर सकें। न्याय विभाग में अरबी, फारसी, संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालय में अंग्रेजी न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें और मुस्लिम और हिंदू कानून की व्याख्या कर सकें। भारतीय रियासतों के साथ पत्र व्यवहार के लिए भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वान की आवश्यकता थी। चार्टर 1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरुआत क्या हुई। इस चार्टर एक्ट में भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने और देश में आधुनिक ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक ये राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे। शिक्षा के विकास और शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया गया। इसमें राजा राम मोहन राय का नाम अग्रणी है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। तत्पश्चात विज्ञान और मानविकी ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई की जाती थी। सरकार ने कलकत्ता, आगरा, बनारस में 3 संस्कृत कॉलेज स्थापित किए। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तक का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भी अनुदान किया गया। अंगल पाश्चात्य विवाद। लोक शिक्षा के सामान्य समिति के 2 दल थे। एक दल पाश्चात्य शिक्षा समर्थक था जिसके नेता H.T. प्रिंसेप थे, दूसरा अंगल शिक्षा समर्थक। पाश्चात्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसर में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषा और साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर अंगल शिक्षा समर्थक का मानना था कि भारतीयों को आधुनिक यूरोपीय पद्धति की शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। इस वर्ग में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया और वे दो धड़ों में विभक्त हो गया। एक धड़ा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था, दूसरा धड़ा शिक्षा का माध्यम भारतीय देशी भाषाओं को बनाए जाने का पक्षधर था। अंगल शिक्षा समर्थक ने निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है। मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों में उनके परंपरागत धर्म की आस्था समाप्त हो जाएगी तथा वे ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे और सीरमपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे। भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के अनुसार प्रचलित परंपरा शिक्षा प्रणाली ने अंधविश्वास, डर और सत्तावाद को जन्म दिया। अंगल प्राच्य विवाद का समापन। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अंगल दल का समर्थन किया। 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में उसने लिखा कि सरकार के सीमित संसाधन के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान साहित्य की शिक्षा के लिए माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही सर्वोत्तम है। मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य का स्तर यूरोपीय साहित्य की तुलना में अत्यंत निम्न है। उसने भारतीय शिक्षा पद्धति और साहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण समर्थन किया। मैकाले ने इन सुझावों के पश्चात सरकार ने शीघ्र स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो सरकार ने बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल खोलने के बजाय अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज खोले। सरकार को और कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। आम जनता को भी शिक्षित किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वह शिक्षा पर सीमित संसाधन को ही खर्च करना चाह रही थी। सरकार का विश्वास था कि पहले ही प्रारंभ में शिक्षा का लाभ उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित रहे, किंतु धीरे धीरे इसके लाभ जन साधारण तक पहुँचेगा। इसे वही अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत या के रूप में जाना जाता है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। थॉमसन के प्रयास। तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन 1843 से 53 ने देशी भाषाओं के द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे छोटे स्कूल को बंद कर दिया गया। अब केवल कॉलेजों में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गया। गाँव के स्कूल में कृषि विज्ञान और क्षेत्र नीति जैसे उपयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देशी भाषाओं के माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य ये था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग के लिए शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का ये डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। इसमें सरकार से कहा गया कि जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे और इस
प्रकार अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत कागजों में ही सिमट कर रह गया। इसने सुझाव दिया कि गांवों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए, जिनके ऊपर जिला स्तर पर अंगल देशी भाषाई हाई स्कूल और लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक सीनेट और इसके फेलोज होंगे और इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उपाधियां देंगे, डिग्री देंगे। उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं में बनाए रखे जाने का सुझाव दिया। इस उच्च शिक्षा का माध्यम जो होगा वो अंग्रेजी होगा, ठीक है। स्कूल स्तर की जो शिक्षा होगी वो माध्यम जो उसका देशी भाषाएं होगी। इसने स्त्री की शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालय और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की। इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता ग्रांट इन एड की पद्धति चलाने की सिफारिश की। कंपनी के 5 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य शिक्षा की उन्नति और उसके प्रचार प्रसार की समीक्षा करना और सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट भेजना था। इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। इस बात की घोषणा की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है। 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में यूनिवर्सिटी खोली गई और बाद में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। 1840-58 के मध्य रात्रि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास की सार्थक परिणति तब मिली जब J.E.D. बेथुन के द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। बेथुन शिक्षा परिषद काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे। मुख्यतः बेथुन के प्रयत्नों द्वारा कुछ अन्य महिला पाठशालाओं की स्थापना भी की गई और उन्हें सरकार के अनुदान और निरीक्षण पद्धति के अधीन लाया गया। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहा। इसी काल में